आपका मेज़बान अदनान हैदर। और आज बड़ी बात यह है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो चुका है मौजूदा हुकूमत को, जो कि पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हुकूमत है। और इस 1 साल में आप और मैं ज़्यादा गरीब हो गए, आप और मेरे माली हालात ज़्यादा अबतर हो गए। इस मुल्क की माशी सूरत हाल पिछले साल के मुकाबले में और गंभीर हो गई। इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम शिद्दत अख्तियार कर गया। इस मुल्क के अंदर आइनी बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस रही 1 साल मौजूदा हुकूमत की, पीडीएम और पीपल्स पार्टी की। इन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसलिए जमा कराया था कि मुल्क की माशी हालत अबतर है, मुल्क के अंदर गवर्नेंस नहीं है, मुल्क गलत सिमत में चल रहा है और इमरान खान साहब की क़यादत में मुल्क जो है वो दिवालिया हो जाएगा, उसको शदीद नुकसान पहुँचेगा। लेकिन 1 साल में इन्होंने जो कुछ इमरान खान साहब के बारे में कहा था वो खुद परफॉर्म करके दिखाया। और अफसोसनाक बात यह है कि अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ सालों में भी अगर यही परफॉर्मेंस रही और यही पॉलिसीज़ रहीं तो हालात बदलते हुए दिखाई नहीं देते। अल्लाह करे कि मेरा ये अंदाज़ा गलत हो। ज़रा हम इस पर भी हम बात करेंगे 1 साल क्या परफॉर्मेंस रही पीडीएम और पीपल्स पार्टी की जो मुश्तरका हुकूमत है उसकी। और साथ ही हम बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे, 10 तारीख तक फ़ंड्स भी देने थे और सिक्योरिटी को भी क्लियर करना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट 1 सफ़े की जमा करा दी है जिसमें ये बताया गया है कि ना फ़ंड्स दिए गए और ना ही सिक्योरिटी पर जो रिक्वायरमेंट थी इलेक्शन कमीशन की उसको इन्होंने पूरा किया है। कल 50 साल पूरे हुए थे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के और उसमें काजी फ़ायज़ ईसा ने शिरकत की, क्योंकि दावा तमाम दिया गया था बाकी तमाम लोगों को और जजेस को भी था। तो काजी फ़ायज़ ईसा की जो शिरकत थी कल वाले कन्वेंशन में, दैट वाज अ कन्वेंशन बेसिकली, जो कि सोशल मीडिया पे खैर उसको कन्वेंशन नहीं कहा जा रहा, पीटीआई के ट्रोल्स की जानिब से उसको नेशनल असम्बली का सेशन कहा जा रहा है। तो वो नेशनल असम्बली का सेशन नहीं था, दैट वाज अ कन्वेंशन। और उस कन्वेंशन के लिए नेशनल असम्बली का हॉल जो है वो लिया गया था ऑन रिक्वेस्ट। तो उस कन्वेंशन में काजी फ़ायज़ ईसा की शिरकत पर तनकीद हो रही है और बेतहाशा हो रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। और इस पर गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब। चीमा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा राना एहसान अफजल साहब हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी मोना आलम साहिबा अगर ज्वाइन कर चुकी हैं। मोना साहिबा बहुत शुक्रिया। तो मोना साहिबा और जमशेद इकबाल चीमा साहब दोनों की इजाज़त से राना एहसान अफजल साहब मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। सर 1 साल की हुकूमत, क्या खोया और क्या पाया हमने सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई भी हुकूमत आती है और उसको पता हो कि साल सवा साल में हमने इलेक्शंस के अंदर जाना है, तो वो कोशिश करती है कि अवाम को बेइंतहाशा रिलीफ किया जाए, इसको इलेक्शन ईयर कहा जाता है। लेकिन हमने इस दौर के अंदर जो है वो बिजली महंगी की, गैस महंगा किया, पेट्रोल महंगा किया, ये सारे वो इकदाम लिए जो पॉपुलर नहीं थे। लेकिन हमने इसलिए लिए कि हमारी जो सियासी जो कह लें कि जो सियासत है उसको हमने एक साइड पर रख दिया और मुल्क के मफाद में जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में जो फैसले करने थे वो हमने किए। हमारा पॉलिटिकली हमने गेन नहीं किया, पॉलिटिकली लूज किया, लेकिन हमने रियासत के मफाद में फैसले किए। हमने IMF के मुआहदे को बहाल किया। बिल्कुल आज जो 9th रिव्यू है उसके अंदर ताखीर है, लेकिन उसकी जितनी प्री क्वालिफिकेशन थी वो हमने मुकम्मल की और वो अनपॉपुलर फैसले थे। और 6 महीने पहले, इलेक्शन से पहले, हमने वो सारे अनपॉपुलर फैसले लिए। तो हम समझते हैं कि अगर ये हम इकदामात ना लेते तो शायद मुल्क दिवालिया हो जाता, और दिवालिया होता तो आज जो परेशानी अवाम को है या जो आपने गिनवाई अपने इंट्रो के अंदर, वो 5 गुना ज्यादा होती। तो ये वो सारे, मैं समझता हूं कि जो जिम्मेदारी अगर ये पीटीआई के दौर में प्रॉपर्ली IMF, आप ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा लॉस होना था पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी वाइज, उस लॉस को आपने रिड्यूस किया। लॉस होना था, इससे 5 गुना होना था, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल। अगर ये IMF की जिस तरीके से देखिए ना, आप खुद सोचें कि ये मुल्क तेल बनाता है, जो मुल्क तेल इंपोर्ट करता है उस पर आप 50-50 रुपए सब्सिडी दे दें। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आप अपनी जेब से जो है वो पर लीटर सब्सिडी दे दें जो आपके पास मौजूद ना हो। आप सोचें कि जो टैक्स टू GDP की रेशो है वो 4 साल में गिर जाए, जो कि बढ़नी चाहिए थी। हमने तकरीबन 11% पे लेके गए, ये 8.5-9% के नीचे ले आए। फिर इसी तरह आपका जो डेट है वो इस हद तक इन्होंने ज्यादा लिया। फिर जो आपका सर्कुलर डेट है वो 1100 अरब से 2400 अरब पे चला गया गैस सेक्टर के अंदर। तो वो सारा जो गन जो बिल्डअप हो रहा था 4 सालों में, उसको हमें करेक्शन लानी पड़ी IMF के मुआहदे को बहाल करने के लिए। ना लाते वो करेक्शन तो फिर मुल्क दिवालिया हो जाता, जाहिर सी बात। वैसे राना साहब, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन ईयर अगर होता तो सूरत हाल डिफरेंट होती है। अगर आप हुकूमत लेते ही इमरान खान साहब खतरा बन गए थे इस कौम के लिए, तो आपने खतरा तो टाल दिया था।
आप हुकूमत लेते इलेक्शन में चले जाते, फिर एक फ्रेश मैंडेट के साथ चीजें आती तो आज सिचुएशन कुछ और होती सर। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं, ये एक ऑप्शन थी कि हम हुकूमत लेते ही इलेक्शन में चले जाते। उस वक्त भी ये बहस हुई इसके ऊपर, लेकिन तब फैसला इस बुनियाद पे हुआ कि आईएमएफ के मुआहदे का क्या होगा, और अगर आईएमएफ का मुआहदा इस दौरानिये में अगर आप छोड़ देते हैं और केयर टेकर सेटअप, वो तो अभी तक ना हुआ ना सर, सर वो तो अभी तक नहीं हो सका ना, 12 महीनों में से नहीं हो सका ना, आज भी नहीं है अदनान। हमने 8th रिव्यू मुकम्मल किया, हमने उसके बाद बिल्कुल 9th रिव्यू में ताखीर है, लेकिन जो प्री क्वालिफिकेशन उस मुआहदे की है, जो करेक्शन लाना था, मिसाल के तौर पे जो गैस का जो डेट है, जो हर मेरे ख्याल से हर महीने 70-80 अरब रुपए एक्यूमुलेट हो रहा था, तो हमने ब्रेक लगा दिया। जो पावर सेक्टर का जो डेट था, उसके अंदर ब्रेक लग गई, उसके फ्लो के अंदर। तो हमने वो इकदामात लिए जो आपने मुआहदा जो किया हुआ था कि आपने पीडीएल बढ़ाना है। सही कह रहे हैं, पर मेरी नाकिस इंफॉर्मेशन ये कह रही है कि अगर आप इलेक्शन तब करवा देते तो आईएमएफ और बाकी डेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ना था ना, क्योंकि इंप्रूवमेंट तो हुई नहीं उसमें, और बदतरी हुई, तो वो बदतरी 3 महीने लेट भी हो सकती थी। 3 महीने में होने थे ना इलेक्शन सर। देखिए ये मैं वही कह रहा हूं कि उस वक्त ये फैसला इस बुनियाद पे किया गया कि आईएमएफ का मुआहदा इंपॉर्टेंट है, और हमने उस वक्त कामयाबी से 8th रिव्यू किया, ब्रोकन मुआहदे को बहाल भी किया। तब ये मैं जुलाई की बात कर रहा हूं, और हमने 8th रिव्यू मुकम्मल किया। वेरी राइट चीमा साहब, सर वेरी राइट चीमा साहब, अगर इमरान खान रहते हैं तो 5 गुना ज्यादा नुकसान होता। अपनी सियासत कुर्बान कर दी, 1 साल में इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया, इस मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। आईएमएफ का जो प्लान आप लोगों ने ब्रेक किया था, ऑफ कोर्स वो आप लोगों ने वायलेट किया, इमरान खान साहब ने, तो उसको ये ऑन बोर्ड किया इन लोगों ने, तो ये एक सक्सेस स्टोरी 1 साल की है सर। देखें इसमें राणा सनाउल्लाह, अपना क्या नाम है, राणा एहसान साहब, सारी जी, राणा एहसान साहब एम सारी। वैसे राणा सनाउल्लाह साहब अब पीटीआई वालों को बहुत याद रहते हैं सर आजकल। नहीं, वो बड़े मैंने गलत जगह नाम ले दिया है, मेरी सारी मतलब एक्सपेक्ट किया मुझे माफ़ कर देंगे। अच्छा, तो नाम गलत, ज़्यादा गलत ले दिया, थोड़ा गलत हो तो खैर मैं माफ़ी ना मांगता आपसे। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इसमें जो आप कह लें कि राणा साहब जैसे लोगों के लिए वाकई बड़ा मुश्किल है। इनके वालिद साहब मेरे साथ बड़े प्रोग्राम किए, बड़े शरीफ आदमी थे, खुद भी शरीफ आदमी हैं। तो इस तरह के लोगों को पीटीआई नून लीग भेज देती है टीवी पे, वे बेचारों के लिए बड़े इम्तहान का टाइम होता है। पहली बात उन्होंने की कि हमने रियासत के फ़ायदे के लिए, देखें रियासत जो है वो ज़मीन का नाम नहीं है, ना वो बॉर्डर का नाम है, रियासत आइन का नाम है। बहुत सारी दुनिया में मुल्कों में मुल्क आप क्रॉस कर जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि किस रियासत में आप, पता तब चलता है जब आइन आपके सामने आता है, कानून आपके सामने आता है कि जनाब आप गलत जगह फिर रहे हैं, कानून बदल गया, अब रियासत भी बदल गई है। सो रियासत नाम है किसी जब भी मुल्क के आइन और कानून का। आइन और कानून को जब आपने तोड़ दिया, आपने एब्रोगेट कर दिया, तो उसके बाद आप कैसे कह रहे हैं कि रियासत के मुफाद में, रियासत के मुफाद में तो आप रहे ही नहीं। रियासत के साथ तो आपने एक ऐसा जुल्म किया जो आप कह लें कि बड़ी देर तक, जब तक आप ज़िंदा रहेंगे, हाँट रहेंगे। सियासत तो अब आपने क्या करनी है, सियासत तो आपकी ख़त्म हो गई, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आप ख़त्म हो गए। अब वो इशू नहीं रहा कि आपका हमने को मुकाबला करना है, एज ए पॉलिटिकल पार्टी आप ख़त्म हो गए। लेकिन आपने ह्यूमन बीइंग के तौर पर ज़िंदा रहना है और आपको हाँट करेगा जब तक आप ज़िंदा हैं। आप जहाँ भी जाएंगे आपको ये फेस करना पड़ेगा कि आपने इस मुल्क का आइन तोड़ा है, आपने इस मुल्क के आइन से बाकी हैं। दूसरी बात यह है कि आप जहाँ बैठे हैं आप अजनबी लोग हैं। ये आइन तोड़ के बैठते हैं, वो फौजी बैठते हैं, आइन तोड़ के मौलवी बैठते हैं, आइन तोड़ के जत्थे बैठते हैं, आइन तोड़ के लश्कर बैठते हैं आके। आइन तोड़ के सियासतदान नहीं बैठते। सियासतदान की ताकत ही होती है कि वो बड़ा फ़ख्र से कहता है कि मेरे पास वोट है, मैं नुमाइंदा हूँ, मैं लेजिटिमेट हूँ, मेरे पास मैंडेट है। मैंडेट का लफ्ज़ जब बोलता है तो उसका सीना फूल जाता है। मैंडेट का जब लफ्ज़ बोलता है तो उसकी इज़्ज़त बढ़ जाती है, और उसकी इज़्ज़त हमेशा ये होती है कि उसके साथ लोगों ने अपनी किस्मत उसके साथ जोड़ी हुई होती है। वो जब मैंडेट से हट के कोई काम करता है तो वो एक, जिसे कहते हैं कब्ज़ा ग्रुप कह लें, गुंडा मवाली कह लें, उसी कैटेगरी में, उसी लाइन में वो आ जाता है। सो राणा साहब देखें, ये बात ये प्रोग्राम की नहीं है, ये पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है। मैं बड़ी दर्द दिल से कहूँगा आपको, आप इस बात से एज अर्ली एज पॉसिबल डिसऑन कर दें।
इस बात जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में इसको एज पॉलिटिकल पार्टी से डिसोन करें या ऐसे लोगों को डिसोन करें या इस काम को डिसोन करें, ये आप इस मुल्क के आइन, इस मुल्क के अवाम, इस मुल्क की नस्लों के साथ बड़ा बुरा कर रहे हैं। चीमा साहब, अच्छा या बुरा तो एक अलग से डिबेट हो सकता है, बट एक साल तो ये लोग गुजार गए ना सर। और IMF प्लान पर जब भी बात होती है उसको डीरेल करने पर, या वो मुआहदे को आप लोगों ने उसको ओबे नहीं किया, उसको ब्रेक कर दिया, उस पर चीमा साहब बाईपास कर जाते हैं सर हमेशा। आप तो इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं सर, तो कम से कम उस पर तो इन लोगों का साथ दें। देखें कि जो लैंड माइंस का तज़किरा खान साहब करते हैं। देखें, मुझे पहले बड़ा दुख बयान कर लें, छोटा दुख मैं बाद में बयान करता हूँ। मेरा बड़ा दुख जो है वो आइन से जो ये भाग रहे हैं, आइन तोड़ रहे हैं, वो बड़ा दुख है, मुझे वो बयान कर लें प्लीज़। मुझे तो उस न रोकें मुझे, ठीक है। ये जो मेरे मुल्क में आप कह लें इंडस्ट्री टेक्सटाइल का शहर है, इनका क्या नाम है, अपना शहर फैसलाबाद जो है, वहाँ जो कुछ है मैं सिर्फ उसकी मिसाल दे दूँ तो राणा साहब बोल नहीं सकते मेरे सामने। अच्छा, या हम ऑटो पे चले जाएं। जब मैं कल पढ़ रहा था कि मार्च में एक भी होंडा सिविक पाकिस्तान में नहीं बिकी जो 30,000 सालाना बिका करती थी इसी मुल्क में। पिछले साल 70% कारों की सेल ज्यादा सर। अच्छा है ना, वी आर बिकमिंग अ कार्बन फ्रेंडली कंट्री है सर। पोल्यूशन कम होगी ना सर, गाड़ियां कम बिकेंगी। नहीं, इसी मुल्क में पिछले साल अरबों दरख्त भी लग रहे थे। सो कार्बन फ्रेंडली नहीं, आपने तरक्की करनी है तो उसको आपने तरक्की आपने हर सूरत करनी है और उसमें कार्बन सर टाइम कम हो रहा है। मुझे IMF पर बता देना सर, IMF रिस्पॉन्स कर दें IMF प्रोग्राम पे सर। देखें, मैं पहली बात कर रहा हूँ कि इकनॉमिक के हवाले से, इकनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से 3-4 लफ्ज़ ज़रूर बोलूँगा मैं कि इस मुल्क में 80 लाख लोग बेरोज़गार हुए हैं, 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं, इंडस्ट्री सारी बैठ गई है और GDP ग्रोथ नेगेटिव जा रही है। कर्ज़ों की उन्होंने बात की, कर्ज़े इन्होंने ज़्यादा लिए हैं, कहीं ज़्यादा लिए हैं। आप कह लें कि जिसे कहते हैं यू कैन से कि ये जो डेट यू कैन से सर्कुलर डेट की बात करें वो बढ़ रहा है, वो गैस का हो या इसका बिजली का हो। दूसरी बात IMF के हवाले से बात करें। IMF देखें, IMF इस मसले का आपने इकनॉमिक परफॉर्मेंस का एक छोटा सा पोर्शन IMF मुल्क की इकनॉमिक परफॉर्मेंस नहीं है, इकनॉमिक परफॉर्मेंस का पोर्शन है। मसलन जस्ट एग्जांपल दूं मैं आपको कि कल की खबर जो है वो ये है कि पहले 7 महीनों में $2.5 अरब आपकी कम हो गई है फॉरेन रेमिटेंस। जब $2.5 अरब वो कम हो गई है और आपकी एक्सपोर्ट अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट भी आपकी तकरीबन कोई 5 से 5 अरब डॉलर कम हो जाएगी, 5 से 6 अरब डॉलर। ये दोनों जाके कम होंगे कि 9 से 10 अरब डॉलर। 9 से 10 अरब डॉलर आपकी एक्सपोर्ट और फॉरेन रेमिटेंस कम हो जाए तो दुनिया के सारे IMF, दुनिया के सारे वर्ल्ड बैंक, दुनिया के सारे फ्रेंडली कंट्री बिल्कुल भी आपको इतने पैसे नहीं देंगे अगर एक साल में आपका 9 से 10 आप सही कह रहे हैं सर। आप किसी और कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं। IMF तो हमें $1 अरब दे रहा है ना सर। $1 अरब से हालात थोड़ी नहीं ठीक होंगे। एक ट्रस्ट बिल्ड होगा ना सर इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उसके लिए जब आप $10 अरब का घाटा, जब $10 अरब का आप लॉस कर देंगे, $10 अरब का आप लॉस कर देंगे तो IMF आपको कहां बेल आउट कर रहा है? ये तो छोटी सी बात है। ये IMF से बात करते हैं जैसे सारी कानूनी IMF की बात है। 1 साल है PDM, ये तो बात ही बड़ी छोटी सी है सर। वेरी राइट, 1 साल है मैडम PDM और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का। इस 1 साल में अब आवाम को तो ना रिलीफ मिला, ना नजर आता है कोई बेहतरी हुई, पॉलिटिकली अनस्टेबल हुई चीजें, आईनी बहरान खड़ा हुआ इस मुल्क के अंदर, तो सिचुएशन खराब होती दिखाई दी है। तो मिला क्या इस 1 साल की गवर्नमेंट में PDM को? ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन लॉस ही लॉस है, हर तरफ लॉसेज हैं, ये बात इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए IMF के ऊपर बात कर रहे हैं, IMF की बात करना तब तक तो जायज था जब तक IMF के बारे में ये कहा जाता था कि जी क्योंकि उन्होंने मुआहदा पूरा नहीं किया तो हमने कड़वा घूंट पिया। जो आपको याद होगा कि पिछले साल अराउंड अगस्त तक ये एक बयानिया रहा हुकूमत का, PDM गवर्नमेंट का, कि जी क्योंकि हमने ये लोग कीमतें हमें बढ़ानी पड़ी। और आपको पता है इस्माइल साहब इनके उस वक्त वज़ीर खजाना थे, वो किस तरह से वो कीमतें बढ़ाते थे और किस एक क्वांटम से बढ़ाते थे पेट्रोल की कीमतें। फिर वो बताते थे कि कितना बड़ा कड़वा घूंट है जो कि पीना पड़ा है। तब तक तो ये बात ठीक थी, लेकिन अब जहां 1 साल पूरा हो गया है और उसके बावजूद भी IMF मानने को तैयार नहीं, इनके हाथों नहीं आ रहा। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि IMF हमारी मईशत का बहुत छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि IMF कौन सा, मतलब इस मुल्क में बनता क्या है? वो मुल्क जो एग्रीकल्चरल होने के बावजूद, और चीमा साहब का तो क्योंकि ताल्लुक है इस सेक्टर से, एग्रीकल्चरल मुल्क होने के बावजूद जहां पर गंदम तक इंपोर्ट होता हो, तो उस मुल्क के अंदर तो आप ये भूल ही जाए ना कि भाई हमारा IMF से कोई ताल्लुक नहीं है, आपका अपना कुछ है नहीं, आपके पल्ले मतलब गंदम तक आपका अपना नहीं है।
उसके बाद ऑब्वियसली आपने इंटरनेशनल एजेंसीज को देखना है, दूसरे ममालिक को देखना है, वहां पर आईएमएफ बहुत मैटर करता है। और आईएमएफ अभी आपको बिल्कुल, आपसे जिसे कहते हैं ना, मैं इन शॉर्ट ऑफ अ बेटर वर्ड आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं है, इसमें बिल्कुल कोई शुबा नहीं है। और अगर ये आईएमएफ राजी हो जाता, आईएमएफ कन्विंस हो जाता कि जी आपने बड़े मुश्किल फैसले कर लिए, अब चले हम आपके साथ बात करते हैं, आपके साथ फ्रेश मुआहिदा करते हैं, जो कि पीडीएम ने कहा था, पीपल्स पार्टी ने भी कहा था, बिलावल साहब भी कहते थे आईएमएफ से रीनेगोशिएट करेंगे, तो आईएमएफ मान क्यों नहीं रहा? ठीक है, अगर पीटीआई से आईएमएफ नाराज था, इन्होंने बहुत गलत किया था, उस गलत में तो कोई रत्ती भर भी शुबा नहीं है। आईएमएफ का नाम मानना, आईएमएफ नहीं मान रहा, ये कसूर इमरान खान साहब का है, पीडीएम और पीपल्स पार्टी का ये कहना है। देखिए, अगर इमरान खान साहब का है तो अब तो इमरान खान साहब नहीं है ना, उनको गए हुए भी बहुत टाइम हो गया है। मेरा ये गिला है कि अब तो उनको गए हुए भी 1 साल हो गया है। ये बात 2 महीने करते, 3 महीने करते, 1 साल बाद यही आर्ग्यूमेंट, यही रेटरिक लेकर घूमना, दिस इज नॉट सेलिंग। सर वेरी राइट मैम, एक ब्रेक है ना, ब्रेक के बाद इलेक्शन की बात आईएमएफ करेंगे। क्लियर। वेलकम बैक। राना साहब, तौहीन अदालत एक ऐसा जुर्म है कि इसमें वजारत उज़्मा के ओहदे से आपको फ़ौरन हटा दिया जाता है। आज एक दूसरी एग्जांपल, जब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म तनवीर इलियास साहब को तौहीन अदालत में उनके ओहदे से भी फारिग कर दिया और उनको नाअहल करार दे दिया गया। ऐसा गिलानी साहब के साथ भी हुआ है और ऐसा किसी और वज़ीर आज़म के साथ भी हो सकता है। ये अब तो प्रेसिडेंट सेट हो गया ना सर। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि आपने इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करना है, इलेक्शन कमीशन को फंड देने हैं, उसको मतलूबा सिक्योरिटी देनी है ताकि इलेक्शन मुकर्ररा तारीख पर हो सके, पर ऐसा हुआ नहीं है सर। इलेक्शन कमीशन ने आज एक रिपोर्ट भेजी जिसमें कहा कि ना ही फंड्स दिए गए और ना ही मतलूबा सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई। तो सर मामलात तो ख़राब हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स पर अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो किस तरह आपकी हुकूमत रिस्पॉन्ड करेगी अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन लेता है? तो देखिए, हमने तो अपना प्लान ऑफ एक्शन आगे रख दिया है। जो फाइनेंस बिल है वो टेबल हो चुका है, नेशनल असेंबली में भी हो गया है, सेनेट के अंदर भी टेबल हो गया है। अब इसका फैसला जो होगा पार्लियामेंट के मुताबिक वो हम ईसीपी को जो है कन्वे कर देंगे। बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो भी हमने एम्प्टी क्लियर की है कि इस हुकूमत की जो टेररिज्म के ऊपर जो तरजीह है वो हम उधर फोकस्ड हैं। ये तो देखे ना, हुकूमत को तो फिर लाहौर हाई कोर्ट को भी तलब करना चाहिए कि वो आरओ नहीं दे पा रहे, सॉरी सुप्रीम कोर्ट को, लाहौर हाई कोर्ट को भी तलब करना चाहिए कि वो अपने आरओ क्यों नहीं दे पा रहे ईसीपी को। तो ये सारे मामलात हैं, लेकिन इससे हटके जो मामलात हैं वो मेजॉरिटी का फैसला है 4-3 का। नहीं, इस पे आता हूँ सर। सर ये आप कहीं और चले जाएंगे, टाइम कम है। एहसान साहब, ऐसी जरूरत क्या पेश आई कि आप लोगों को 21 अरब रुपए के लिए बिल पेश करना पड़ रहा है? सर देखिए, ये जो इलेक्शन के अखराजात जो अभी जो एडिशनल आए हैं ये बजट का हिस्सा नहीं, और ये एडिशनल फंड्स हैं। तो अब एडिशनल फंड्स के लिए या तो हम इसको डाइवर्ट करते किसी और जगह से और इधर शिफ्ट करते, तो दूसरा तरीका यही था कि फाइनेंस बिल पेश कर दिया जाए, और अगर पार्लियामेंट एग्री करती है कि ये फंड्स अवेलेबल हैं और ये देना चाहती है तो पार्लियामेंट जो है वो अपना मौक़िफ़ सामने रख देगी। तो मैं समझता हूँ कि ये इससे एक जो कलेक्टिविज्म है उसका भी अंदर हो जाएगा कि कलेक्टिव विजडम आ जाएगा, और पूरी पार्लियामेंट का जो है वो विल भी सामने आ जाएगी इस मामले के ऊपर। नहीं सर, आप लोगों के पास फंड्स तो है ना, आजकल के फाइनेंशियल ईयर का आखिरी क्वार्टर चल रहा है, आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से एक्सेसिव सिलेंडर मांग रहे हैं, तो एक्सेसिव सिलेंडर में उसको सरेंडर करके 21 अरब रुपए दे दिए जाए। ये तो किसी एक डिपार्टमेंट से लिया जा सकता है। जो 21 अरब डॉलर नहीं है सर, 21 अरब रुपए हैं एहसान साहब। बिल्कुल, देखिए ये अदनान, हमारा तो मौक़िफ़ क्लियर है ना। हमने तो, हुकूमत ने तो मौक़िफ़ क्लियर किया है कि हम समझते हैं कि इलेक्शन जो हैं केयर टेकर सेटअप के नीचे होने चाहिए और पूरे पाकिस्तान में इकट्ठे होने चाहिए, और हमने अपने जो फंड्स की जो तंगी है वो भी काफी क्लैरिफाई कर दी है। ये आप जो बात कर रहे हैं मैं उसी का ही जवाब दे रहा हूँ। अब ये हमारा मौक़िफ़ है ना कि हमने अगर फाइनेंस बिल पेश किया है तो अगर पार्लियामेंट एग्री कर देगी तो हम फंड दे देंगे, वरना जो डाइवर्जन ऑफ फंड्स है उस ऑप्शन को हम नहीं ले रहे। चीमा साहब, अब तो पार्लियामेंट एग्री होगा तो फंड्स जाएंगे, पार्लियामेंट एग्री करेगा तो सिक्योरिटी जाएगी। तो मामला अगर पार्लियामेंट में लटके रहेंगे तो एक जो गिवन डेट है वो अगर फॉलो नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट का एक इस्तेहकाक है। आज भी एक वज़ीर आज़म को नाअहल किया गया, इससे पहले गिलानी साहब भी नाअहल हुए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट एक बोल्ड स्टेप ले पाएगी इस हुकूमत के खिलाफ? सर देखें, बेसिकली इट्स नॉट मैटर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक पार्ट है और दूसरे सहूलतकार दूसरा पार्ट है, और दोनों ही इस वक्त यू कैन से कि कानून तोड़ने पे तुले बैठे हैं।
अब पहले तो सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट को पहले कम से कम डिवाइड करने में तो कामयाब रहे हैं ये। लेकिन जिस तरह पहले सुप्रीम कोर्ट 75 साल में सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं लिया, स्टैंड नहीं लिया, वो हिस्ट्री भी टूटी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टैंड लिया कि दोनों के प्रेशर के बावजूद ये दोनों की आप कह लें कि जितनी भी गैर कानूनी हरकतें हैं ये जो मुझे और आपको बहरहाल नज़र नहीं आ रही कि जो कुछ जजेस भुगत रहे हैं या उनकी फैमिलीज भुगत रही हैं, वो मुझे और आपको तो नहीं पता, लेकिन बहरहाल वो जो हमने सोशल मीडिया पे देखा है वो बदमाशी या गुंडागर्दी से कम तो नहीं था, वो तो बहुत ज़्यादा मतलब अगले लेवल की चीज़ें हैं जिसमें धमकियाँ भी दी जाती हैं कि वीडियो हैं, ऑडियो हैं, बच्चे कहाँ जाएंगे, रहेंगे कहाँ, बीवियाँ भी हैं वगैरह 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 वगैरह, जो कुछ जो बदतहज़ीबी हो रही है उसको मैं समझता हूँ कि उन्होंने फेस किया है जस्टिस अताब बंदियाल ने और उनके साथियों ने। ये एक तारीख में नया काम हुआ है। तो इलेक्शन को रोकने की जो बात थी वो तो थी कि इज़्ज़त से जो रोके जा सकते थोड़े बहुत, वो तो ये थे कि सुप्रीम कोर्ट से रोके जा सकते, वो नहीं रोके जा सके। अब को बंद टूट जाए, आप स्पिल ओवर खुल जाए, पानी निकल जाए, तो उससे आगे जाके रोकना तो जगह जगह जलील होने वाली बात है। चीमा साहब पार्लियामेंट का अपना एक स्टेटस तो है ना सर। पार्लियामेंट में जब करारदादें होंगी और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म होगा तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट का सहारा तो ले ही सकते हैं गवर्नमेंट वाले सर, क्योंकि आप तो हैं नहीं उस पार्लियामेंट में। नहीं, पार्लियामेंट की जगह एक ही है, इज़्ज़त की जगह पार्लियामेंट उसी वक्त बाइज़्ज़त है जब वोट से डिनाई ना करे। वोट वाली पार्लियामेंट की इज़्ज़त होती है, वोट से डिनाई करने वाली पार्लियामेंट की कौन सी इज़्ज़त है? वो कौन सी पार्लियामेंट होती है? ये कौन से खिलौने आप बेच रहे हैं मेरे सामने? ये कौन से खिलौने आप बेच रहे हैं पार्लियामेंट के? वो कौन सी पार्लियामेंट है जो वोट को डिनाई करे, वोट से भाग जाए, जो इलेक्शन से भाग जाए? भाई ये कुछ भी नहीं है, अजनबी हैं। नहीं चीमा साहब भाग नहीं रहे, लोग चीमा साहब भाग नहीं रहे, कोई नहीं जानता। चीमा साहब भाग नहीं रहे, वो तो कल भी बात हुई पार्लियामेंट में, राणा साहब भी यही कह रहे हैं कि एक ही दिन इलेक्शन होना चाहिए और उसकी करारदाद भी दे दी उन्होंने कि मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन होना चाहिए। भाग तो नहीं रहे, वो कह रहे हैं एक ही दिन इलेक्शन कराओ। भाई एक ही दिन, अगर एक ही दिन होने चाहिए तो 4 महीने पहले आ जाएं, सिंपल सी बात है। ये तो नहीं है कि जी आप कह ले कि राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इमरान खान इसी तरह करता रहा तो अक्टूबर में इलेक्शन नहीं होंगे। ये तो हमें तो बहुत पुराना पता है कि ये इलेक्शन डिले कर अक्टूबर में इलेक्शन नहीं कराना चाहते। ये कोई नई बात तो नहीं है। हमने तो असम्बलियाँ तोड़ी ही इसलिए थी कि ये अक्टूबर जो लड़ाई जाके अक्टूबर में शुरू नहीं, पहले शुरू हो जाए ताकि मतलब इलेक्शन हो जाए। ये तो आप कह लें कि अक्टूबर में इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे। बेसिकली ये तारीख की बदतरीन गवर्नमेंट है जो रोटी छीन के कहती है हुकूमत फिर हम करेंगे, तालीम छीन के, रोजगार छीन के, कर्जा दे के आपको कत्ल भी करती है, आपको मारती भी है, आपको जेल में भी भेजती है। चीमा साहब कम से कम इस कॉन्फिडेंस की तो दाद दें इनको सर, आ गया कम से कम इस कॉन्फिडेंस की दाद दे दें इनको सर। डेफिनेट जी, कॉन्फिडेंस की मैं दाद देता हूँ, कॉन्फिडेंस की मैं दाद देता हूँ। मैं शहबाज शरीफ की बात करूँ, मैं मरीम बीबी की बात करूँ, राणा एहसान की बात करूँ, कॉन्फिडेंस की दाद देते हैं जी। वेरी गुड। मोना साहिबा, मामलात हम किसी और बड़े बहरान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना गया और जो सूरत हाल अभी हमारे सामने डेवलप हो रही है उससे तो हम यही समझ सकते हैं कि हुक्म नहीं माना जाएगा, करारदाद है, पार्लियामेंट का एक अपना रोल है और इलेक्शन कमीशन को अगर नहीं फैसिलिटेट किया जाएगा तो वो तो इलेक्शन नहीं करवा सकेगा ना मैम। तो मामलात किस से जाएंगे? क्या आपको वाकई एक लड़ाई नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट और वजीर आजम के बीच में मैम? जी, दोनों आर्गुमेंट्स बहुत ही फ्लॉड हैं। एक तो ये कि पार्लियामेंट की कलेक्टिव विजडम आ जाए इसलिए फाइनेंस बिल पेश करना, तो इस हिसाब से तो जब नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया था सुप्रीम कोर्ट ने तब भी जाकर पार्लियामेंट से पूछना चाहिए था कि हम तब तक डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे जब तक पार्लियामेंट जो है वो अपना वोट नहीं ले लेती, एतमाद का वोट वापस नहीं ले लेती वजीर आजम से। फिर तो अदालत का इसमें कोई अमल दखल ही ना हुआ ना, तो उस वक्त क्यों नहीं पूछा गया? इस बात की कोई सेंस समझ नहीं आती। मतलब आप एक सुप्रीम कोर्ट का क्लियर डायरेक्टिव है, ये दुनिया में कहीं इसकी मिसाल नहीं मिलती कि आप बोले कि नहीं उस डायरेक्टिव के बारे में हम पूछेंगे पार्लियामेंट से। अच्छा, रही बात अभी चीमा साहब ने कहा ना कि ये पहली दफा हुआ है और वो बहुत सिराज तहसील पेश करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। ये पहली दफा नहीं हुआ है कि एक साल में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिट मनवाई है, ये दूसरी दफा हुआ है। इससे पहले ये पिछले साल हुआ था जब 9 अप्रैल को इमरान खान साहब बजिद हुए थे और उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, वो वोटिंग कराने से गुरेजा थे और उन्होंने बैरूनी साजिश, अमरीकी साजिश की बुनियाद पर असेंबली को डिसॉल्व कर दिया था। आज उसी जो अमरीकी साजिश है उसके ऊपर उनके मुतअद्दिद बयानियां आ चुके हैं। वो कभी कहते हैं कि ये यहीं से जन्म ली गई थी, कभी वो कहते हैं कि हुसैन हक्कानी के थ्रू इसको पैदा किया गया था।
तो इस बैरूनी साजिश के आया वालदैन कौन है? इमरान खान साहब रोज बरोज अपना जो मौक़िफ़ है इस हवाले से बदलते हैं। तो ये दूसरी दफा हुआ है, ये पहली दफा नहीं हुआ। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और अदलिया के रोल की मोना एक मिनट रुकना। देखें, इसमें फौज को पार्लियामेंट ने, फौज को सुप्रीम कोर्ट ने पहले बार डिनाई किया है। वो सियासतदानों को गर्दन हमेशा मरोड़ देते थे, सियासतदानों की गर्दन तो हमेशा मरोड़ देते थे, वो कई बार मरोड़ चुके हैं, ये पहली बार नहीं है। फौज को पहली बार डिनाई किया, हम ये कह रहे हैं। आपको जी, फौज को देखिए, फौज को पहली दफा डिनाई किया, लेकिन कुछ अभी उसमें भी धड़ेबंदियां हैं ना चीमा साहब। अभी आप ये नहीं कह सकते, आप उसको डिनाइल नहीं कह सकते। आज जो मामला हुआ है बड़ा क्लियर कट सामने है कि ना फंड्स मिले ना सिक्योरिटी मिली है, लेकिन मेरा अर्ज ये भी था कि उस वक्त भी ये लोग खड़े हुए थे, करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब उस वक्त भी, चीमा साहब उस वक्त भी, इमरान खान साहब बहुत सारे लोग सड़कों पर लेकर निकलते थे और फौज को कहते थे आप किसके कहने पे खुले रात के 12 बजे, बताएं हमें किसके कहने पे खुले। उसके बावजूद उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने मौजूद अदालत के प्रेशर नहीं लिया था। तो अब जो उनकी साल भर से जो जुडिशरी का कंडक्ट है उसके ऊपर हमें काफी एतमाद है। और अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टर से मैं पहले अर्ज कर चुकी हूँ कि ये मामला रेफर ही करना पार्लियामेंट को, ये संगीन कंटेम्प्ट है, इसकी कोई सर पैर नहीं बनते हैं। और राणा साहब ये पहले करते, जब 2017 में नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था, तब भी कहते कि हम पहले पार्लियामेंट से पूछेंगे, तब हम अपना जो ओहदा है वजीर आजम का तब छोड़ेंगे। वेरी गुड। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद इदारों का टकराव जो है मामला को और खराब कर रहा है, और इदारों का टकराव अब होता सामने नजर आ रहा है। ब्रेक के बाद चीमा साहब, आप कहते हैं कि इदारों का एहतराम होना चाहिए, पर इदारों पर तनकीद भी पीटीआई की जानिब से होती है, और इदारों का टकराव, उससे फायदा किसी को नहीं होगा, सिर्फ नुकसान होगा। अगर कल काजी ईसा साहब चले भी गए, वो एक कन्वेंशन था जिसमें उन्होंने शिरकत कर दी, पीटीआई ट्रोल्स की जानिब से और पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से उन पर जिस कदर तनकीद हो रही है, तो वो भी एक गलत ट्रेंड आप लोग सेट कर रहे हैं ना सर? देखें, अगर किसी का कंडक्ट गलत होगा तनकीद उस पर होगी। ये एक मुकद्दस गाय, कोई सामरी का बिछड़ा, कोई आप कह रहे हैं मंदिर मस्जिद ना बनाए जजेस को, ये कोई गलत काम करेगा तो उस पर होगी। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर फैसला आपके हक में आए तो जजेस भी अच्छे और अदलिया भी अच्छी, फैसला आपके अगेंस्ट आ जाए तो अदलिया भी बुरी और जजेस भी बुरी, तो ये डबल स्टैंडर्ड है ना सर। आपका और मेरा मुश्तरका इदारा है, उसका एहतराम हम सब पर फर्ज है। मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कंडक्ट की बात कर रहा हूँ। देखें, जो आप कह लें कि इस वक्त यू कैन से कि क्या नाम है, काजी फायज़ ईसा साहब की बात कर लें, नाम लेके मैं बात कर रहा हूँ। काजी फायज़ ईसा साहब के मुंह से या उनके कलम से कोई एक ऐसा लफ्ज़ नहीं निकला कि आप करें 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए या नहीं। कहीं कोई फ़िक्रा, कोई लफ्ज़, कोई कागज़ की पर्ची लिख के फेंकी हो उन्होंने, किसी के सामने मुंह खोला हो मीडिया के सामने, कहीं भी वो सारे के सारे 90 दिन का नाम सुन के, आइन का नाम सुन के बिदक जाते हैं। आपको पिटीशन लेके गए हैं काजी साहब के पास और काजी साहब ने कह दिया हो कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते, आप लेके गए हैं काजी साहब के पास? नहीं, हमने सुप्रीम कोर्ट जाना है, हमने काजी साहब के पास क्यों जाना है? तो सर सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट उस बेंच में काजी साहब को बैठाएगी, काजी साहब के रिमार्क्स हम सुनेंगे, वो रिमार्क्स किस कॉन्टेक्स्ट में है तब फैसला करेंगे। ऐसे बैठ के तो नहीं कर सकते काजी साहब तो बहुत बुरे हैं जी, वो तो चाहते ही नहीं इलेक्शन हो। ये तो आपकी परसेप्शन हो सकती है सर। जो लोग फैसला करने की कोशिश की, जिन्होंने 90 दिन की या करने वाले थे, आपने नाम लिया ना काजी साहब का सर, आपने कहा काजी फायज़ ईसा नहीं चाहते, नाम ही ले रहा हूँ ना। तो देखिए, मैं नाम ही ले रहा हूँ, मुझे लेने दे प्लीज, छोड़े ना, मुझे लेने दे, नाम लेने दे। तो सर साबित भी तो करें ना, ये तो फिर इल्जाम हो गया ना। साबित करें कि कहाँ काजी फायज़ ईसा ने कहा कि अदालत हूं, मैंने साबित करना है। आपको अदालत है या मैं कोई अदालत हूँ? मैं इल्जाम लगा रहा हूँ, मैं लगाने दो मुझे। सर मैं ये इल्जाम लगाने का, इस फायदे देने का फोरम है, काबिल एहतराम है, आप भी काबिल एहतराम है। मतलब कैसे इल्जाम लग सकता है ना सर, वो है ही नहीं यहाँ पे, या इल्जाम साबित कर दें। मेरे पास जो दलील थी मैंने ऐसे कहा, जो दलील थी मैंने दे दी। देखें, मेरे पास जो दलील थी मैंने दे दी, मैंने अप टू योर सेटिस्फेक्शन नहीं इल्जाम लगाना, सबूत नहीं देना। ये आपका फोरम जो है अदालत नहीं है, आपका फोरम है सफाई देने का और आप अपनी राय देने का। लिहाजा मुझे यहाँ राय देने दें, मैं राय दे रहा हूँ। देखें, लेट्स बी फेयर ना, आप जाते सुप्रीम कोर्ट, वहां पिटीशन लेके जाते, उस बेंच में काजी फायज़ ईसा होते, काजी फायज़ ईसा ऑर्डर ना भी देते, वो एक रिमार्क्स दे देते कि 90 रोज में नहीं होने चाहिए इलेक्शन, आप यहाँ बात करते, मैं आपको बिल्कुल ना टोकता। अब
वो उनका ताल्लुक ही नहीं दूर दूर तक। अब मुझे ये कहने देना कि मैं कह रहा हूं जिन लोगों ने फैसला किया 90 दिन में होना चाहिए, उन सारों को स्टैप कर दिया काजी साहब ने। ये मुझे भी नजर आता है, आपको भी नजर आता है, मोना आलम को भी नजर आता है, राणा एहसान को भी नजर आता है। ठीक है, अब इसमें मैं मोअज़्ज़ज़ जज के बारे में सर, अच्छा, मैं मोअज़्ज़ज़ जज के बारे में या अदालत के बारे में इससे ज्यादा डिटेल से मुझे ना बात कराएं, बेहतर होगा। मैं राणा एहसान साहब, काजी साहब का वहां जाना इतना मायूब क्यों लगा सबको सर? देखें, क्योंकि पार्लियामेंट को कोई इज्जत दे और जुडिशरी से इज्जत मिले तो वो हजम नहीं होता। देखिए, पहली बात तो वो पार्लियामेंट तो वो गए नहीं थे कि वो असेंबली का इजलास नहीं था, वो आइन के ऊपर एक डिबेट थी। इट वाज अ कन्वेंशन सर, इट वाज अ कन्वेंशन सेलिब्रेशन थी 50 इयर्स के ऊपर, आइन के ऊपर कन्वेंशन थी। वहां वो आ गए तो उससे ये हुआ कि आइन की बालादस्ती हो गई। उन्होंने कहा कि और शो हुआ, देखिए आइन जो है, सॉरी, जो पार्लियामेंट जो है वो सबका है, वो मेरा नहीं है, वो आपका नहीं है, वो सबका है। और वो अगर जुडिशरी उधर आ जाती है तो उससे ये नहीं तासर होता कि वो किसी साइड के ऊपर आई है या किसी को सपोर्ट कर रही है। उन्होंने पार्लियामेंट की बालादस्ती को सपोर्ट किया वहां आके, अच्छी बात है, बाकी जज भी आते वो भी बेहतर होता। और उन्होंने आके स्पेसिफिकली कहा कि मैं हो सकता है आपके खिलाफ भी फैसला करूं, ये भी हो सकता है कि, और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं करने आया था, मैं यहाँ आइन के ऊपर बात करने आया था। पॉलिटिकल डिबेट हुई तो वो भी आइन आपको उसकी इजाजत देता है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आप करें। इसको मुतनाज़ा बनाना जाहिर सी बात है, जो जमात नो कॉन्फिडेंस जो कि एक आईनी अमल था, उसके राणा बाद साहब पार्लियामेंट से कथा भाग कलामी गई। की माफी चाहूंगा। एक तो आपने उनको कुर्सी गलत दी और दूसरा वो आप आइन की नहीं, बड़ी 50 छोटी साल बात है। तकरीब बड़ी दी, बात ये तो उसमें है अपने कि फैसलों, अगर- अपने ऊपर आने वाले नहीं, फैसलों और अपने ऊपर जो इकदाम थे, वो सारी पॉलिटिकल डिबेट ना होती तो मामला कुछ और होते ना सर। देखिए, वो राइट है, पॉलिटिकल डिबेट करना सबका राइट है, और जो उन्होंने बात की उससे काफी क्लैरिटी आ गई। अब जाहिर सी बात है, जो जमात पार्लियामान से भागी नो कॉन्फिडेंस के बाद, और उन्होंने कह ले कि पीछे छुपी एक आलमी साजिश के उन्होंने यही बातें करनी है, उनके पास और कोई बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कोई इधर तनाजा नहीं खड़ा होता, और उनका आना एक अच्छी बात है, और जजेस आते और बेहतर लगता। अच्छी बात है कि आइन की अब ये जमात जो है सितारें भी लटकाई पार्लियामेंट के बाहर, उन्होंने तो बहुत कुछ गाली गलौज दावतें भी भेजी, तो जाहिर सी बात है कोई इज्जत देगा पार्लियामेंट। वेरी राइट सर। मोना आलम साहिबा, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, और नेशनल असेंबली से भी ये क्लियरेंस आ गई और उन्होंने भी बता दिया कि कन्वेंशन पे इनविटेशन था और सबको क्या वो आ गए, क्योंकि ये पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, ना ही असेंबली की प्रोसीडिंग्स थी। तो जिस कदर तनकीद हो रही है उसको आप बतौर सहाफ़ी किस तरह नज़र से देखती हैं मैम? मुझे तो नेगेटिव लगा ये स्पेक्टिकल, और उसकी वजह यही है कि देखें, या तो कुछ सारे आते या सारे नहीं आते, तो कुछ एक अलग स्कूल ऑफ थॉट के मौजूद जज हजरात आते और शायद ये मिलकर ये डिसाइड करते कि वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जैसे कि जस्टिस सादी फाइज ईसा ने खुद ये फरमाया कि दीगर जजेस अपनी जाती मसरूफियात की वजह से ना आ पाए, और फिर उसके बाद जाहिर है उसमें और मजीद एक जो नेगेटिव स्पेक्टिकल था उसमें ऐड ऑन इस बात ने किया। मोना साहिबा एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मोना साहिबा एक चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर काजी फाइज भी वहां पे ना आते तो आज आप और मैं टॉक शोज में बैठ के और अखबारों में ये कह रहे होते कि ये तो भाई खुला इख्तलाफ है सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में, कि पार्लियामेंट ने इवेंट किया आइन के 50 साल तकरीब का और सुप्रीम कोर्ट से कोई नहीं आया, तो फिर हम उसको ये एंगल दे देते। अगर हम ये एंगल देते ना अदनान, तो ये बेहतर एंगल होता। उसका रीजन ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और ये तमाम तर जो जजेस हैं वो बहुत एक इम्पोर्टेंट केस इलेक्शंस के ऊपर सुन रहे हैं, जिसका एक फैसला जो है वो हुकूमत के खिलाफ है। अगर वो फैसला आ गया और अगर कुछ और कहा गया इलेक्शंस के ऊपर के इलेक्शन हर सूरत कराएं, और अगर इलेक्शंस के हक में होगा तो जाहिर है वो पीटीआई के हक में है, और हुकूमत उस फैसले के हवाले से पहले ही कह चुकी है कि हम नहीं मानेंगे। इस इम्पोर्टेंट केस के अंडर में होते हुए मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेहतर स्पेक्टिकल होता कि अगर कोई भी शिरकत ना करता। अच्छा, आप कहते शिरकत ना ही करते हो, बिल्कुल। राणा साहब कुछ कह रहे हैं, 30 सेकंड दे दो राणा साहब, जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा है सर। मैंने चीमा साहब से भी 30 सेकंड लेने। पार्लियामेंट हुकूमत की नहीं है, ऑपोजिशन की, सबकी पार्लियामेंट होती है। तो पार्लियामेंट के अंदर एक आईनी कह लें कि जो सेलिब्रेशन थी उसका हिस्सा बने। तो अगर एक बंदा स्टैंड ले रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर राणा साहब, मोना साहब ने सिर्फ राय दी है, राणा साहब, मोना साहबा ने राय दी है, उनकी राय में अगर वो ना, उन्होंने कोई फैसला नहीं सुनाया सर, उनकी सजेशन है राणा साहब, वो ना आते तो सजेशन। चीमा साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क सर।
देखें, मैं ये जब आप देखते हैं ना काजी फायज ईसा साहब की शमूलियत, और उससे पहले यू कैन से कि वहाँ जो उनकी राय थी असम्बली के अंदर, और जिस तरह वो मतलब उन्होंने फैसला किया रजिस्ट्रार को निकालने का या जज तोड़ने का या जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात को सल्ब करने की जो कोशिश उन्होंने की, उसके बाद वो बिल्कुल ऐसे एज ए पपट, जैसे मतलब उन्हें कोई हुक्म दिया जाता है वो कर रहे हैं, या एस्टेब्लिशमेंट के पपट के तौर पर काम कर रहे हैं। उसके बाद उनका आना वहाँ पे ज़्यादा मुतनाज़ उनको बना गया। अदरवाइज अगर रूटीन में आते तो इकट्ठे आते या कोई ज़्यादा लोग आ जाते। मोना साहबा कुछ कह रही है, चीमा साहब, हाईलाइट ना हो। चीमा साहब, मोना साहबा कुछ कमेंट कर रही है सर। मोना साहब, मैं तो ये अर्ज कर रही हूँ चीमा साहब, ये बहुत इनअप्रोप्रिएट बात है। आप किसी मोअज़्ज़िज़ जज के ऊपर ये वाली बात अगर आप कर रहे हैं, तो आप ही लोग तो कहते हैं कि मरियम साहिबा भी हाजिर सर्विस जजेस की तस्वीर दिखा रही हैं जलसों में। आप भी अगर ये टॉक शोज में ये बात करें और किसी को इस तरह से लेबल करें, तो वो सर उतना ही नामुनासिब है। रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, ये तो वेरी राइट है ना सर। चीमा साहब, मैंने क्या कहा गया है, क्या कहा है मैंने क्या कहा है, मुझे ये समझ नहीं आई। चीमा साहब, आप रिपीट में शो सुन लीजिएगा कि आपने क्या कहा है। मतलब एक देयर शुड बी सम रिस्पेक्ट ऑफ ऑनरेबल जजेस। ये तो मोना साहबा की बात को मैं एंडोर्स अच्छा, मैंने पपट कहा है, मैंने पपट कहा है, ठीक है। मैं कहता हूँ देखें, इस मुल्क में जिसने भी एस्टेब्लिशमेंट की गेम की है वो पपट है। वो तो इमरान खान साहब ने भी की है सर, वो तो आप लोगों ने भी की बाजवा साहब के साथ मिलके। जिसने सदर कहते हैं कि जिसने जब किया गलत किया, नहीं, जिसने नहीं, सही कह रहे हैं आप, जिसने किया गलत किया। इमरान खान साहब ने और जमशेद चीमा ने भी किया ना। हाँ, सिंपल। मैं कहता हूँ जिसने जब किया गलत किया, तो ये कोई इमरान काम खान ही साहब नहीं ने भी है, गलत काम ही किया नहीं है, ना, सरदम पे काम करे जाके अपना। Very मैं right. कह रहा हूँ जिसने जब किया गलत किया, टाइम सिंपल, खत्म हो गया। वेरी सिंपल। तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।